भारत में हवाई यात्रा का पूरा ढांचा क्या अब निजी कंपनियों के हाथों में गिरवी रख दिया गया है? क्या सरकार ने एयरलाइंस से अपना नियंत्रण खो दिया है या सरकार ने जानबूझकर हाथ खड़े कर दिए हैं? जब इंडिगो जैसी एयरलाइंस हजारों यात्रियों को घंटों तक एयरपोर्ट पर फंसा देती है, जब बच्चों के लिए बुनियादी मेडिकल सुविधा तक नहीं मिलती, जब फ्लाइटें बिना सूचना के रद्द हो जाती हैं, जब रांची की टिकट लंदन से महंगी पड़ जाती है और जब एयरलाइंस मनमर्जी से किराया बढ़ाता और घटाता है, तब यह सवाल उठना जरूरी है कि आखिर सरकार चुप क्यों है? क्या देश में एविएशन सेक्टर के नियम अब सिर्फ कागजों तक ही सीमित रह गए हैं? क्या डीजीसीए और मंत्रालय सिर्फ नोटिस जारी करने वाली संस्था बनकर रह गए हैं? यात्रियों पर बढ़ती लूट, लापरवाही और मानव अधिकारों के खुले उल्लंघन को रोकने की जिम्मेदारी आखिर है किसकी प्रभु? एयरपोर्ट पर फ्लाइट का इंतजार करते हुए एक यात्री की मौत हो जाती है, इसकी जिम्मेदारी आखिर किसकी है? और अगर सरकार यह जिम्मेदारी निभाने में असफल है तो जनता किससे न्याय की उम्मीद करे, किसके पास जाए? इंडिगो का मौजूदा संकट केवल एक एयरलाइन की नाकामी नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की विफलता का जीता जागता सबूत है, जिसने निजी एयरलाइंस को इतना ताकतवर बना दिया है कि आज यही प्राइवेट कंपनी सरकार को आंखें दिखा रही है और सरकार है कि कुछ उखाड़ ही नहीं पा रही है। जब ऑपोजिशन सवाल पूछते हैं तो मंत्री जी बोलते हैं कि इसे राजनीतिक रूप ना दें, तो भाई क्या इसे पर्सनल रूप दें? नमस्कार, मैं हूं गोरखनाथ और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंडिगो की मनमानी और सरकार की नाकामी ने भारतीय एविएशन सेक्टर को घुटनों पर ला दिया है। दोस्तों, 2006 में रजिस्टर्ड हुई यह वही भारतीय कंपनी इंडिगो है जो एक समय पर बेहतरीन सुविधा देने वाली एयरलाइन मानी जाती थी। उस वक्त इसके बेड़े में जैसे ही 100 विमान हुए तो स्पाइस जेट डूबने के कगार पर पहुंच गई। जब इंडिगो के बेड़े में 200 विमान हुए तो जेट एयरवेज का जनाजा निकल गया और इंडिगो ने 300 विमानों का बेड़ा पार किया तो गो फर्स्ट इतिहास बन गई। ऐसा लगने लगा कि इंडिगो की हर सेंचुरी किसी एयरलाइन कंपनी की डेथ वारंट हो, लेकिन समय के साथ इंडिगो शिथिल पड़ती गई। आज जब मैदान साफ है, अगर कोई कंपटीशन नहीं बचा तो इंडिगो खुद ही अपने वजन से चरमरा गई है। दोस्तों, दरअसल अहमदाबाद प्लेन हादसे के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मद्देनजर भारत सरकार पायलट और क्रू के लिए नए रूल रेगुलेशन लेकर आई, जिसे FDTL यानी फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन के नाम से जाना जाता है। इसे 2 चरणों में लागू किया जाना था। इसका पहला चरण 1 जुलाई 2025 को लागू हुआ और दूसरा चरण 1 नवंबर 2025 को लागू किया गया। FDTL के नियम सरकार की रेगुलेटरी बॉडी DGCA के द्वारा जारी किए जाते हैं। ये नियम एयरलाइन क्रू, पायलट और केबिन स्टाफ के काम के घंटों को नियंत्रण करते हैं। इस नियमों के तहत पायलटों और केबिन क्रू के लिए रोजाना और मासिक आधार पर अधिकतम काम के घंटे तय किए गए और 2 ड्यूटी के बीच क्रू के लिए अनिवार्य आराम का प्रावधान किया गया, ताकि अगले उड़ान से पहले पायलट्स और क्रू पूरी तरह से आराम कर चुके हों और लगातार सतर्क रहें। लेकिन देश के एविएशन सेक्टर में 60% से ज्यादा की हिस्सेदारी रखने वाली इंडिगो को ये नियम भी पसंद ही नहीं आए। इंडिगो की ओर से शुरू से ही इन नियमों का विरोध किया गया और इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की गई। ऐसे में 1 नवंबर 2025 से जब ये नियम कायदे पूरी तरह से लागू हो गए तो इंडिगो के रोस्टर मैनेजमेंट में समस्या हुई और नवंबर में भी इंडिगो की 1200 से ज्यादा उड़ानें रद्द हुई। इसके पीछे इंडिगो की ओर से FDTL के नियमों को ही जिम्मेदार ठहराया गया। कंपनी के पास जुलाई से नवंबर तक का समय था जिसमें वो सरकारी नियम कायदों के हिसाब से चीजों को मैनेज कर सकती थी, लेकिन देश में हर दिन सबसे ज्यादा 2300 उड़ानें संचालित करने वाली यह कंपनी अपनी जिद पर पूरी तरह से अड़ी रही। और तो और इस कंपनी ने अपने बेड़े में नए विमान जोड़ लिए, लेकिन नए पायलट्स और क्रू की भर्ती ही नहीं की। अब नवंबर से FDTL के नियम पूरी तरह से लागू होने के बाद से कंपनी यही दिखाने की कोशिश कर रही थी कि सरकार के इस नियम की वजह से समस्या हो रही है और इसी कारण से फ्लाइट कैंसिल हो रहे हैं। दोस्तों, पिछले 2 दिसंबर के बाद से इस कंपनी ने ऐसे हालात पैदा किए कि पूरे देश में उत्पात मच गया। देश के दर्जनों हवाई अड्डों पर इंडिगो की सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो गई। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इंडिगो ने पिछले 6 दिनों से 3900 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द की। अरे भाई, तुम लोग फ्लाइट्स रद्द पर रद्द किए जा रहे हो, क्या कभी सोचा कि आम आदमी फ्लाइट बुक करके बैठा होगा, किस काम से जा रहा होगा? खैर, क्या ही फर्क पड़ेगा। कई लोगों को परेशानी हुई,
हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंसे रहे। इस पूरे मामले पर इंडिगो का कहना है कि यह पूरा संकट पायलटों की कमी और ऑपरेशनल चुनौतियों की वजह से हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी एयरलाइन कंपनी जो हर साल करोड़ों यात्रियों को ढोती है, फ्री में नहीं गिन के पैसा लेती है, वो भी मन मर्जी के हिसाब से, उसके पास ऐसी बुनियादी समस्या की प्लानिंग नहीं है? अगर क्रू की कमी का अंदेशा था तो यात्रियों को पहले से बताया क्यों नहीं जाता? बुकिंग रोकी क्यों नहीं जाती? वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं बनाई जाती? लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं किया गया, बल्कि इन सबसे अलग यात्रियों को लास्ट मोमेंट पर फ्लाइट कैंसिल का एसएमएस भेज दिया गया, जिससे हजारों लोग एयरपोर्ट पर फंस गए। किसी की शादी थी, किसी का इंटरव्यू था, किसी का मेडिकल इमरजेंसी थी, किसी को अपनी शादी के रिसेप्शन में जाना था, लेकिन एयरलाइन के लिए यह सब महज ऑपरेशनल इशू था। लोग एयरपोर्ट पर जमीन पर बैठे हुए थे, पीने को पानी नहीं था, बच्चे भूखे रो रहे थे, बुजुर्ग परेशान थे और सैकड़ों यात्री केवल यह पूछ रहे थे उनकी फ्लाइट कब जाएगी और उनका सामान कब वापस मिलेगा। लेकिन जवाब में सिर्फ चुप्पी या आधी अधूरी जानकारी मिल रही थी। इसी दौरान लखनऊ के अमौसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट के इंतजार में बैठे कानपुर निवासी अनूप पांडे की अचानक तबीयत बिगड़ गई। उन्हें इलाज के लिए लोक बंधु अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वह कोका कोला कंपनी के फाइनेंस एग्जीक्यूटिव बताए जा रहे हैं। एयरलाइन के खराब प्रबंधन और सरकार की नाकामी ने फ्लाइट का इंतजार कर रहे एक व्यक्ति की जान ले ली। उस व्यक्ति की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? क्या कंपनी इसकी जिम्मेदारी लेगी? क्या सरकार परिवार की मदद के लिए आगे आएगी? अभी तक तो ऐसा कुछ भी होता नहीं दिख रहा है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एयरपोर्ट की बदहाली का एक और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें एक पिता अपनी बेटी के लिए एक सैनिटरी पैड के लिए इंडिगो स्टाफ से गुहार लगा रहा है। बेटी को तेज ब्लीडिंग हो रही थी, वह असहाय थी, लेकिन एयरलाइन पर एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने मदद के नाम पर कुछ नहीं किया। श्रीनगर जाने वाली एक महिला का वीडियो वायरल हुआ, जिसका सामान 24 घंटे से ज्यादा समय से इंडिगो के पास फंसा था। उसमें कई जरूरी डॉक्यूमेंट्स और दवाइयां थी। काफी कोशिशों के बावजूद उस महिला यात्री को अपना सामान वापस नहीं मिल पाया था। वायरल हुआ यह वीडियो भारतीय एविएशन सिस्टम की असलियत का आईना दिखा रहा था, जहां मानवता और सेवा दोनों कहीं ना कहीं खो गए। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात है कि इंडिगो की ओर से जिस एफडीटीएल के नियमों को इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार बताया जा रहा है, वह नियम असल में इंडिगो की असलियत को दुनिया के सामने ला रही थी। जी हां, एफडीटीएल के जरिए यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर सरकार ने पायलट के 7 दिन काम करने के बाद 48 घंटे का रेस्ट अनिवार्य कर दिया था। नाइट ड्यूटी पहले 5 बजे तक की थी, जिसे बढ़ाकर 12 बजे से सुबह 6 बजे तक कर दिया गया। पहले पायलट रात में 6 लैंडिंग करते थे, लेकिन यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इसे घटाकर 2 कर दिया। साथ ही सरकार ने यह भी नियम बनाया कि पायलट और क्रू लगातार 2 रातों से ज्यादा नाइट ड्यूटी नहीं कर सकते। कनाडा, यूएस जैसी लंबी उड़ानों के बाद सरकार ने पायलट को 24 घंटे रेस्ट देने का प्रावधान बनाया था, लेकिन इंडिगो को ये नियम कायदे पसंद ही नहीं आए, क्योंकि देश में जितनी भी एविएशन कंपनियां हैं, उसमें सबसे ज्यादा कम पायलट अनुपात इंडिगो के पास ही है। जी हां, इंडिगो नए पायलट की भर्ती ही नहीं करता और अपने पायलट्स की वर्किंग ओवर बढ़ाकर सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाकर अपने हिसाब से चीजों को आज तक मैनेज करता आया है। दोस्तों, आपको बता दें कि आकाशा एयरलाइन के पास 30 एयरक्राफ्ट हैं। इसके पास 800 पायलट्स हैं, यानी पर प्लेन इसके पास 27 पायलट हैं। वहीं एयर इंडिया के पास 187 एयरक्राफ्ट हैं और 3500 पायलट्स हैं, यानी पर प्लेन एयर इंडिया के पास 19 पायलट्स हैं। एयर इंडिया एक्सप्रेस के पास 115 एयरक्राफ्ट हैं और 2000 पायलट हैं। इस कंपनी के पास भी पर प्लेन 17 पायलट हैं। इसके अलावा स्पाइस जेट का एक बेड़ा छोटा ही है, जिसमें 35 एयरक्राफ्ट और 400 पायलट शामिल हैं, जबकि भारत का 60% एविएशन मार्केट कैप्चर करने और हर रोज करीब 2300 उड़ानें संचालित करने वाली इंडिगो के पास 417 एयरक्राफ्ट और 5500 पायलट्स हैं, यानी इंडिगो के हर प्लेन पर पायलट का अनुपात 13 है, जो एयरक्राफ्ट की अपेक्षा काफी कम है। यही कारण रहा कि जब सरकार की ओर से नियम कायदे बनाए गए तो इंडिगो ने उसे मानने से साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में हवाई यात्रा पिछले 1 दशक में आम आदमी की पहुंच में तो आई है, लेकिन इसके साथ ही जिस तरह से अव्यवस्थाएं, यात्रियों का उत्पीड़न और निजी एयरलाइंस की मनमानी सामने आई है, उसने सरकार के साथ साथ पूरे सिस्टम की नीयत और क्षमता पर गंभीर सवाल उठा दिए हैं। कभी पीएम मोदी ने कहा था कि वो हवाई चप्पल वालों को भी हवाई जहाज में देखना चाहते हैं।
हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। लेकिन एयरपोर्ट पर इन यात्रियों के साथ होने वाली समस्या के बारे में आज कोई बोलने और सोचने वाला है ही नहीं। एविएशन कंपनियों पर सरकार का नियंत्रण नाम मात्र का है। डीसीजीए सिर्फ सलाह देती है, जबकि निजी कंपनियां स्वेच्छा से नियम तोड़ती रहती हैं। पिछले दिनों हुए इंडिगो क्राइसिस को दूसरी एविएशन कंपनियों ने आपदा में अवसर बना लिया। ऐसा लगने लगा था कि निजी एयरलाइंस ने डायनामिक प्राइसेस के नाम पर लूट का लाइसेंस ले रखा हो। डायनामिक प्राइसेस के नाम पर एयरलाइंस डिमांड, फ्यूल, त्योहार या आपदा के समय बिना किसी ट्रांसपेरेंट फॉर्मूले के मन मुताबिक एल्गोरिदम के जरिए कीमतें हर मिनट बदलती रहती है, जिससे पीक टाइम में टिकट की कीमतों में 100% तक का उछाल आम बात हो गई है। सरकार ने किराया निरंतर करना छोड़ दिया है। डीजीसीए की टैरिफ मॉनिटरिंग यूनिट डेटा देखती है लेकिन हस्तक्षेप नहीं कर पाती, जबकि सुप्रीम कोर्ट तक ने टिकट की कीमतों में अनियंत्रित वृद्धि पर नोटिस जारी किया हुआ है। हाल ही में एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी के बीच दिल्ली से लंदन की टिकट 21,000 रुपए थी। वहीं दिल्ली से रांची का किराया 59 से 60,000 रुपए तक पहुंच गया था। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि यह कैसे संभव है कि घरेलू रूट का किराया अंतर्राष्ट्रीय रूट से महंगा हो जाए। एयरलाइंस की ओर से किराया तय करने का प्रोसेस पूरी तरह से अपारदर्शी है और इसके लिए कोई तय फॉर्मूला नहीं है, कोई सरकारी मॉनिटरिंग नहीं है और कोई जवाबदेही नहीं है। इसका मतलब साफ है कि जब चाहे किराया बढ़ा दो और जब चाहे घटा दो, और इन कंपनियों से इसका कारण पूछने वाला भी कोई नहीं है। प्राइवेट एविएशन कंपनियों के इस मनमानेपन से आम आदमी की जेब पर कितना भार पड़ता है, किसी को इसकी परवाह नहीं है। यह भी देखा गया है कि एयरलाइंस पहले से ही कई सीटें खाली रखती है ताकि लास्ट समय में महंगे किराए पर बेच सके, और लोगों की मजबूरी में ये टिकट्स खरीदना पड़ता है। इसे लेकर डीजीसीए की ओर से कुछ नहीं किया जाता। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या सरकार ने निजीकरण के नाम पर आम आदमी के हवाई यात्रा के अधिकार को बेच दिया है? अगर बैगेज सिस्टम पर नजर डालें तो यहाँ भी हालत बेहद खराब है। सोशल मीडिया पर अक्सर वीडियो वायरल होते हैं जिसमें बैगेज हैंडलर यात्रियों के सूटकेस को फेंकते हुए नजर आते हैं, जिसका नतीजा यह होता है कि बड़े बड़े महंगे सूटकेस टूट जाते हैं, उनके लॉक खुल जाते हैं, सामान खराब हो जाता है और कई बार जरूरी चीजें भी गायब हो जाती हैं। जब यात्री इसकी शिकायत करते हैं तो सरकार के हाथ से निकल चुकी ये एयरलाइंस मुश्किल से 2,000 से 3,000 रुपए तक का मुआवजा दे देती है, जिसे किसी भी हिसाब से जायज नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर सरकारी एजेंसियों की निगरानी भी संदेह के घेरे में है। डीजीसीए के पास नियम तो है, लेकिन क्या उनका पालन कराया जाता है? शिकायतों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन एयरलाइंस के खिलाफ सख्त कार्रवाई के मामले बेहद कम है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि भारी अव्यवस्था के बाद सरकार सिर्फ कारण बताओ नोटिस जारी कर देती है, लेकिन उसके बाद ना कोई ठोस कार्रवाई होती है और ना ही इन कंपनियों पर फाइन लगाया जाता है। यानी सरकारी नोटिस के जरिए महज औपचारिकता पूरी करने का काम किया जाता है। हमारे एविएशन मिनिस्टर का कहना है कि इसे राजनीतिक मुद्दा ना बनाया जाए, क्योंकि यह जनता से जुड़ा मामला है। लेकिन एक बात सोचिए कि अगर जनता से जुड़ा मामला ही राजनीतिक नहीं होगा तो फिर कैसे मामलों को राजनीतिक मुद्दों की श्रेणी में रखा जाए? इसका जवाब तो तिल का ताड़ बनाने वाली भाजपा ही दे सकती है, जो हर छोटे से छोटे मुद्दे को उठाकर राई का पहाड़ बना देती है। दोस्तों, रिपोर्ट्स बताती है कि भारत में हवाई यात्री काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, लेकिन एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड स्टाफ, टेक्निकल टीम, क्रू मैनेजमेंट अब गंभीर संकट का रूप ले चुका है। कई एयरलाइंस अपने स्टाफ को ओवरवर्किंग को नजरअंदाज करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप देरी, कैंसिलेशन और यात्रियों की सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है। अगर एयरलाइन कंपनी पायलटों और क्रू को समय पर आराम और पर्याप्त संख्या में संसाधन नहीं देती तो सीधे तौर पर इसका खामियाजा यात्रियों को भुगतना पड़ता है। इंडिगो का मौजूदा संकट कंपनी की इसी नाकामी का परिणाम है। सवाल यह है कि जब रेलवे, बिजली, पानी, बैंकिंग जैसी आवश्यक सेवाओं पर सरकार मजबूत नियंत्रण रखती है, तो हवाई यात्रा जैसी महत्वपूर्ण सेवा पर निगरानी इतनी कमजोर क्यों है? क्या सरकार इस क्षेत्र को निजी कंपनियों के हवाले करके पूरी तरह से अपना पल्ला झाड़ चुकी है, या फिर निजी इकाइयों का इतना दबदबा बन गया है कि सरकार को भी इनके आगे झुकना पड़ रहा है? क्योंकि यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है कि करोड़ों यात्रियों को कुछ निजी एयरलाइंस की मनमर्जी पर छोड़ दिया जाए। जनता यह सवाल पूछने का पूरा हक रखती है
कि जब फ्लाइट 5 घंटे 10 घंटे लेट होती है तो एयरलाइंस द्वारा यात्रियों को उस कीमती समय का मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता? क्यों यात्रियों को पानी की बोतल तक नहीं दी जाती? क्यों बुजुर्ग महिलाएं बच्चे घंटों एयरपोर्ट पर बैठे रहते हैं और एयरलाइन स्टाफ सिर्फ अनाउंसमेंट का इंतजार कीजिए यह कहकर चुप हो जाते हैं? क्या यही है वह वर्ल्ड क्लास सुविधा जिसका वादा सरकार की ओर से किया गया था? यह सवाल सिर्फ इंडिगो का नहीं है, यह पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर का सवाल है। यह सिस्टम कितना सक्षम है, कितना ईमानदार है, कितना जवाबदेह है? क्या इनके लिए यात्रियों की सुविधा और उनका सम्मान सर्वोपरि है या मुनाफा ही इनका एकमात्र लक्ष्य बन गया है? देश में पिछले दिनों जो भी अव्यवस्था फैली उसके लिए इंडिगो के साथ साथ सरकार भी बराबर की जिम्मेदार है। सरकार को चाहिए कि वह तुरंत इस पूरे सेक्टर की संपूर्ण समीक्षा करवाए। एयरलाइंस को सेवा मानकों के कठोर नियमों के तहत लाया जाए। फ्लाइट देरी, रद्दीकरण और बैगेज मिसहैंडलिंग पर न्यूनतम मुआवजा नहीं बल्कि वास्तविक नुकसान के बराबर क्षतिपूर्ति अनिवार्य की जाए। डायनामिक प्राइसिंग पर पारदर्शिता लागू हो। एयरलाइंस को मानवाधिकार और महिला सुरक्षा संबंधी मानकों के पालन हेतु अनिवार्य बनाया जाए। दोस्तों, अब जनता की सहनशीलता खत्म हो चुकी है। निजी एयरलाइंस का यह रवैया अब बर्दाश्त के बाहर है। हालांकि जिस तरह से इंडिगो की मनमानी के आगे सरकार ने घुटने टेक दिए हैं और FDTL को वापस ले लिया है, यह अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े करता है। जब प्राइवेट कंपनियों के दबाव में सरकार अपने फैसले बदलने लगे तो इसे क्रोनी कैपिटलिज्म का उदाहरण माना जाता है, जहां प्राइवेट कंपनियां सरकारी सिस्टम से ज़्यादा बड़ी हो चुकी होती हैं। इंडिगो को ही देख लीजिए, इसके पास पूरे भारतीय एविएशन सेक्टर का 60% से ज़्यादा कंट्रोल है और इसने अपने एक इशारे पर सरकार को झुकने पर मजबूर कर दिया। इसी बीच विसल ब्लोअर का पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पत्र में कंपनी के शीर्ष प्रबंधन पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं और एयरलाइन के संचालन में आई अव्यवस्था के लिए सीधे तौर पर CEO पीटर एल्बर्स को जिम्मेदार ठहराया गया है। लेटर लिखने वाले ने खुद को इंडिगो का कर्मचारी बताया है। इस पत्र में दावा किया गया है कि इंडिगो का मौजूदा संकट अचानक नहीं आया, बल्कि यह कई वर्षों से चले आ रहे गलत फैसलों, कर्मचारियों पर लगातार बढ़ते कार्यभार, थकान पैदा करने वाली रोस्टर ड्यूटी प्रणाली और डर के माहौल वाली कार्य संस्कृति का परिणाम है। सरकार ने इंडिगो को सुधार के 4 आदेश दिए हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि इंडिगो अब दबाव में आने वाला है। दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के हस्तक्षेप और हाई लेवल मीटिंग के बाद इंडिगो की ओर से अभी तक 610 करोड़ से ज़्यादा का रिफंड किया जा चुका है। 3000 से ज़्यादा बैग भी लौटाए जा चुके हैं। इंडिगो को विशेष रूप से निर्देश दिया गया था कि 7 दिसंबर शाम 8 बजे तक सभी लंबित रिफंड जारी किए जाएं। सरकार का कहना है कि हालात लगभग सामान्य हो चुके हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि रविवार को इंडिगो ने 600 फ्लाइट्स और सोमवार को 450 फ्लाइट्स रद्द कर दी हैं। यह संकट पूरी तरह से कब थमेगा, इसे लेकर कुछ भी स्पष्ट नहीं है। सरकार इस प्राइवेट कंपनी पर लगाम लगाने में नाकाम साबित होती दिख रही है। इंडिगो तो उदाहरण है, भविष्य में अन्य कई मोनोपोली वाली कंपनियां भी सरकार के आगे सीना तान कर खड़ी हो सकती हैं। जैसे टेलीकॉम सेक्टर में जियो और एयरटेल की मोनोपोली है। ऐसे में आने वाले समय में अगर सरकार कोई नियम बनाती है और इन्हें वह नियम पसंद नहीं आता तो यह भी सरकार को आंखें दिखा सकती हैं। दोस्तों, अडानी और अंबानी तो कई सेक्टर्स के बेताज बादशाह हैं। कल को वो भी सरकार के सामने सीना तान कर खड़े हो सकते हैं और कई सेक्टर्स में भी ऐसा देखने को मिल सकता है। ऐसे में अब अगर सरकार नहीं जागी तो आने वाले समय में यह संकट और भी बड़ा रूप ले सकता है। दोस्तों, इस पूरे मसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और साथ ही वीडियो को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।